आप जो पैसा कमाते हैं ना, बड़ी मेहनत से कमाते हैं, और जब पैसे काट लिए जाते हैं टैक्स में तो दुख तो होता ही है। भले उस टैक्स के पैसे से अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन नियम है तो टैक्स देना है आपको। लेकिन इस नियम के चक्कर में कहीं आप ज़्यादा टैक्स ना दे दें, नियम की समझ के हेर फेर से आप ज़्यादा टैक्स ना दे दें, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ज़्यादा टैक्स वसूलने के लिए बैठा है आपसे ज़्यादा टैक्स ना वसूल ले। इसी की कोशिश में हम रहते हैं कि आप जितना नियम के तहत हो उतना ही टैक्स दीजिए, और नियम के दायरे में रहकर टैक्स कितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ज़्यादा टैक्स काट लिया है तो हम आपको वापस दिलवा देंगे। ये जो हमारा शो है उसकी यही खासियत है। ये आपका सबसे पसंदीदा शो है टैक्स गुरु, और यहाँ पे हम आपके सवाल लेते हैं, आपके जवाब लेते हैं, और हमारे साथ होते हैं जाने माने एक्सपर्ट। तो इस बार के एक्सपर्ट हैं शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। और कोहली साहब और हम दोनों मिल करके अगले आधे घंटे तक ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे आपको जो वाकई आप जानकर हैरान रह जाएंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि इससे आपका टैक्स बचेगा। अब मिसाल के तौर पर आपको एक चीज़ पता है कि TDS काटा जाता है। अब हम बताने वाले हैं कि TDS काटने में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो बड़ी सख्त कार्रवाई हो जाएगी, आपसे भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है, हो सकता है जेल की सज़ा काटनी पड़े। तो TDS भरते वक्त क्या क्या सावधानी बरते, ये इस शो में आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बात है कि न्यू टैक्स रिजीम में लोग मान लेते हैं कि शायद कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं, तो आपको बता दूं कि न्यू टैक्स रिजीम में भी डिडक्शन का फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन कौन कौन सा डिडक्शन, ये भी इस शो में बताएंगे। और एक और बात, HUF वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनमें टैक्स की उलझनें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उस HUF पर टैक्स की उलझनों को दूर करेंगे। तो ये पूरा शो इन्हीं सारे मुद्दों के आसपास रहेगा। लेकिन सबसे पहली बात, कोहली साहब, मैं बजट को लेकर करूँगा। बजट तो काफ़ी पुराना होगा, लेकिन कई सारी बारीक चीज़ें आप पकड़ के जो हर बार लाते हैं, इस बार आप बता रहे थे कि TDS को लेकर कुछ लाए हैं, और जो आप सुनाया शुरू में तो मुझे लगा बड़ा ही खतरनाक मामला है। क्या है, TDS पे सख्ती की गई है? जी हाँ, अमूमन लक्ष्मण क्या होता है कि TDS मसला होता है एम्प्लॉयर का, यानी कि काटने वाले का। अब आप कहेंगे दर्शक तो ज्यादातर टैक्स पेयर्स हैं, तो उनका भला काटने वाले से क्या लेना देना है? पर लेना देना है यहाँ पर, क्योंकि कुछ नए प्रावधान TDS के डिडक्शन के प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किए गए। अच्छा, एक काम करूं, मैं इस नए प्रावधान पर चर्चा करूं। एक बार दर्शकों को थोड़ा सा आसान भाषा में बताएं, TDS होता क्या है? टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, मतलब कि आपको जो पेमेंट दी जा रही है उसमें से जो दे रहा है अलग अलग किस्म की पेमेंट पे वो पहले ही कुछ परसेंटेज टैक्स की काट लेता है। अच्छा, उसको TDS कहते हैं? उसको TDS कहते हैं, ज्यादातर टैक्स पेयर्स जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट होता है पे एज यू गो, यानी कि आप जैसे जैसे कमा रहे हैं वैसे वैसे उसको देते जाइए, साथ में बाद में हिसाब किताब कर लीजिएगा, बस शुरू में थोड़ा तो कम से कम दे ही दीजिए। तो इस सब नया मसला क्या हुआ? अब नया मसला ये हुआ कि कुछ नए सेक्शंस आए। एक सेक्शन 272A आया, वो ये कहता है कि टैक्स काटने वाला जो है, अगर उसने कुछ रिपोर्टिंग में गड़बड़ कर दी, टैक्स काटने वाला, टैक्स काट के गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है ना, उसने गड़बड़ कर दी है, काटने में कुछ गड़बड़ी करी, तो पहले क्या होता था कि लक्ष्मण के उस पर ब्याज लगता था 1% 1.5% प्रति माह। अब जितने की गड़बड़ी हुई है उतना ही अमाउंट पेनल्टी के रूप में लग जाएगा। दूसरा 276, मतलब कि मान ले 50,000 की गड़बड़ी हुई तो 50,000 पेनल्टी लगना पड़ेगा। बिल्कुल 50,000 भरना पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल मामला है। और दूसरा यही नहीं रुकता मामला, 276B एक लाया गया है, उसके अंतर्गत अब इम्प्रिजनमेंट का भी, यानी कि जेल जाने का भी प्रावधान है, अगर ये पाया जाता है कि जानबूझ के किसी काटने वाले ने, एम्प्लॉयर ने गड़बड़ करी। लेकिन ये तो बड़ी, इसमें कंसर्न ये तो है कि टैक्स पेयर बच जाएगा, एम्प्लॉयर जाने एम्प्लॉयर गलत काटता है। मैं उसी पे आ रहा था लक्ष्मण, कि अब आप कहेंगे कि इसका टैक्स पेयर से क्या सरोकार रखता है, क्या कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि जब काटने वाला सख्ती करेगा, और बहुत सारी बार काटने वाले की गलती लक्ष्मण टैक्स पेयर्स की वजह से हो जाती है, वो डिक्लेरेशन गलत दे देते हैं, लापरवाही करते हैं, डिलेड देते हैं, कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत 3-5 करके दे देते हैं, तो वो अब प्रेशर सारा टैक्स पेयर पे आएगा, क्योंकि काटने वाला कहेगा भाई तुम्हारी वजह से मैं तो जेल नहीं जाऊंगा, तुम्हारी वजह से मैं इतनी भारी भरकम पेनल्टी नहीं दूंगा। यही नहीं, आपका जो फॉर्म 16 आता है लक्ष्मण, उस फॉर्म 16 की भी अब सूरत तो शक्ल थोड़ी बदलने वाली है। 24Q एक रिटर्न होती है जो TDS से अलग हट के है। ये नहीं, ये भी TDS का ही है, क्योंकि फॉर्म 16 तो TDS काटने वाला इशू करता है। 24Q होता है रिटर्न जो एम्प्लॉयर फाइल करता है, जितने भी एम्प्लॉयज की काटा जाता है, उसकी भी शक्ल सूरत बदलने वाली है, क्योंकि उसमें अब और ज्यादा डिटेल्स आएंगे। और खासकर लक्ष्मण, जो हम जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं, वो जो सेक्शन 1013A HRA वाला होता है, और जो कंसेशनल रेट पर आपको टैक्स परक्विजिट के रूप में घर मिलता है, उनकी बारीकियों को भी अब एम्प्लॉयर को, आयकर विभाग को बताना पड़ेगा कि कितना आपने कंसेशन दिया, किस वजह से दिया, रेंट रिसीट की और गहरी तहकीकात, कुल मिला के TDS का प्रोसेस को और ज्यादा जवाबदेह कर दिया गया है, यानी कि आंसरेबिलिटी सरकार के प्रति बढ़ा दी गई है। और इसका असर मुझे लगता है, इसका खामियाजा टैक्स पेयर्स को अल्टीमेटली भुगतना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स पेयर जो थोड़ा सा इसको हल्के में ले लेते हैं, डिक्लेरेशन डेट निकल गई, दे दी, गलत दे दिया, कुछ भी दे दिया,
अब उसका खामियाजा अगर एम्प्लॉयर भुगतेगा तो एम्प्लॉयर पास ऑन करेगा एम्प्लॉय के ऊपर, इसलिए मैंने इसका जिक्र करना आज जरूरी समझा। तो मोटा मोटी है कि जो भी टीडीएस है, टीडीएस की जानकारी है बिल्कुल अपने तरफ से आश्वस्त होकर पुख्ता तरीके से दे दीजिए, कोई हेरफेर मत करिए। एम्प्लॉयर खुद ब खुद जिम्मेदार है, वो खुद देख लेगा कि अच्छे से जाए। अगर गड़बड़ी होती है तो जितना कम टीडीएस आपने दिया उतने का बराबर जुर्माना लग जाएगा, और वो जुर्माना आपके गले पड़ सकता है। आपके गले पड़ सकता है। एम्प्लॉयर कहेगा हमने तो नहीं, आपने गलत दी तो हम क्या करें। तो हो सकता है एम्प्लॉयर ज्यादा पूछताछ भी करे कि बिल्कुल बिल्कुल, एम्प्लॉय पूछताछ भी ज्यादा करेगा और अब आपकी डिक्लेरेशन पे नजर भी बड़ी बारीकी से। हाँ, तो एम्प्लॉयर अगर ज्यादा पूछताछ करता है तो इरिटेट मत होइएगा, समझ जाइए कि मामला कुछ गड़बड़ है। जो टैक्स ग्रुप में समझाया था कोहली साहब ने वही मामला, इसलिए एम्प्लॉयर इतना सारा पूछताछ कर रहा है और ये आपके हित में है, चूंकि जुर्माना लगेगा तो एम्प्लॉयर तो आपके पॉकेट से लेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन टीडीएस फाइल करने में थोड़ा सा आपको सावधानी यहाँ पे बरतनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी जो बात आपने कि फॉर्म 16, इसका मतलब फॉर्म 16 लंबा चौड़ा आएगा इस बार। तो फॉर्म 16 थोड़ी सी डिटेल इसमें डिटेल आएगी। और लक्ष्मण, जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई अब ये पेनल्टी का शक्ल सूरत बदली है, तो पहले जो पेनल्टी लगती थी वो लगेगी कि नहीं लगेगी? पहले वाली भी लगेगी। सेक्शन 201 और 234E जो सेक्शन है वो भी कंटिन्यू रहेंगे और ये आपको एडिशनल भी देनी। कुल मिला के टीडीएस में सख्ती कर दी गई है। तो सभी दर्शकों से हम ये गुजारिश करेंगे कि जब भी आप डिक्लेरेशन जहां देते हैं टीडीएस का, उसको बहुत ध्यान से। बिल्कुल, अब अगला सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, आपने बहुत ज्यादा डरा दिया लोगों को। अब ऐसा शो में एक अच्छी खबर देने के लिए तैयार रहिएगा। मैं शो में एक अच्छी खबर इनसे लूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डरवा दिए हैं। लेकिन इस बीच सवाल कई सारे आ रहे हैं। एक सवाल विपुल जी का आ रहा है जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपुल जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं कहाँ उलझन है? सर मेरा सवाल ये है कि FY 23-24 में मेरी फ्रीलांसिंग इनकम थी और साथ साथ सैलरी इनकम भी थी। तो मैंने ITR 4 फाइल किया था वाया न्यू टैक्स रिजीम 23-24 में जी। एंड उसके बाद में FY 24-25 से केवल सैलरी इनकम है। अब मेरे पास कोई भी फ्रीलांसिंग इनकम नहीं है। तो अब मैं ITR 1 या 2 फाइल करूंगा, क्योंकि कुछ मेरे स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट्स है। तो ITR 2 फाइल करूंगा, अब केवल सैलरी इनकम है। और इस साल मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, तो मैं ओल्ड ऑप्ट करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर न्यू किया था, इस साल ओल्ड करना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन ये है, अगले फाइनेंशियल ईयर से मैं वापस से न्यू में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? क्योंकि एक बार मैंने बिजनेस दिखा दिया है ITR 4 के वाया 23-24 में। 24-25 में इस साल ओल्ड के थ्रू मैं फाइल करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। 25-26 में क्या मैं वापस से न्यू में जा सकता हूँ कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, देखिए विपुल, न्यू ओल्ड अब वापस न्यू, और इनका सवाल कहां से निकल के आ रहा है? क्योंकि बिजनेस वाले को बार बार बदलाव अलाउड नहीं होता है, वहां से कहीं इनका सवाल निकल के आया है। विपुल जी, सवाल आपका ठीक जगह से निकला है, पर आपको मैं खुशखबरी देता हूं। लक्ष्मण ने कमेंट कर दिया था कि हम अगले वाले सवाल में खुशखबरी देंगे। तो खुशखबरी यह है कि अगर आपकी विपुल बिजनेस से कंटिन्यूड इनकम होती, यानी कि आपकी 25-26 में भी बिजनेस से इनकम होती या 24-25 में बिजनेस से होती, तो फिर आप वापस नहीं जा सकते। क्योंकि अब आपकी बिजनेस इनकम खत्म हो चुकी है, अब आप सैलरी में आ चुके हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप बता रहे हैं, तो इसलिए आप रजीम स्विच कर सकते हैं। तो बिजनेस जो लगातार कर रहा है उसको ये बार बार उलट फेर करना अलाउड नहीं होता, एक ही बार कर सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात आपने टेक्निक सारे दर्शकों के लिए बड़े काम किए। बिजनेस इनकम कंटिन्यू है तब आप एक बार फिर कर सकते हैं। इन्होंने छोड़ दी, इनका एक बार बिजनेस छोड़ दिए थे, तो अब जाना। विपुल जी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? थैंक यू सो मच। बस एक डाउट है, जैसे जो मेरा स्टॉक से कुछ अर्निंग हुआ है सर, उसको एज अ बिजनेस में रिपोर्ट करना कंपलसरी है या वो ITR 2 में कैपिटल गेन में भी मैं दिखा सकता हूँ? हाँ, ये तो ये बिल्कुल ये विपुल ये बहुत पेचीदा मामला है, क्योंकि अगर आप बिजनेस दिखाते हैं तो फिर जो मैंने अभी जवाब दिया वो जवाब बदल जाएगा। अब आपका सवाल ये है कि बिजनेस में कब दिखा सकते हैं और उसको कैपिटल गेन में कब। इसके कुछ पैमाने हमने लक्ष्मण काफी शो में बताए हैं। मैं विपुल जी के लिए और सभी दर्शकों के लिए एक बार फिर से जल्दी से बताता हूं, बहुत काम की बात है कि अगर आप उसमें रेगुलरली ट्रेड करते हैं, आप अपना काफी सारा समय देते हैं और आप उसको बाकायदा ट्रेडिंग की तरह ट्रीट करते हैं, तब आप इसको बिजनेस में लें। पर यह भी ध्यान रखें विपुल, इसमें एक बार आपने बिजनेस में लिया तो फिर ये बिजनेस में लेना पड़ेगा। इसमें भी बार बार स्विच करना अलाउड नहीं है, जैसे न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम में। विपुल जी तो ध्यान, विपुल जी मुझे ऐसा लगता है लक्ष्मण बहुत बारीकी से टैक्स को जानते हैं और बहुत बारीक, इनके सवाल बहुत बारीक हैं और बहुत टेक्निकल है। बिल्कुल, लेकिन बहुत ही आपने आसान भाषा में समझा दिया, तो कोई कंफ्यूजन विपुल जी को नहीं। विपुल जी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पे? नहीं, थैंक यू सो मच सर। चलिए, कभी भी कुछ ऐसे उलझन तो टैक्स गुरु को लिखिएगा, हम लोग ऐसे ही आपके सवालों का जवाब देंगे। और इस बीच नई दिल्ली से रमेश चंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। लक्ष्मण जी नमस्कार सर। नमस्कार। कोहली साहब भी हमारे साथ हैं, बताइए क्या? साहब नमस्कार। मैं सर आप लोगों का शो सर 20 साल से देख रहा हूँ सर। क्या बात कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे काफी सर नॉलेज मिलती है मुझे।
चलिए बहुत सर बहुत मेरा धन्यवाद, अच्छा क्वेश्चन है लगता सर, है। मैंने एक हाउस परचेज किया था सर, वो प्लॉट परचेज किया मई पार्क में 100 स्क्वायर यार्ड का अनऑथराइज कॉलोनी में, 1990 में किया सर। इसके बाद में मैंने सर उसी का ग्राउंड फ्लोर बना लिया 2000 में, फर्स्ट फ्लोर बना लिया 2009-10 में, और सेकंड फ्लोर बना लिया सर 2011-12 में। तो मेरा कहना यह है सर कि मुझको इसमें हाउ विल द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ दिस हाउस बी कैलकुलेटेड सर? जी प्लॉट वाज परचेज इन 1990 सर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ठीक है वाज सर, मेड। ठीक है, आपकी बातों को समझ गए हम। 2010। हाँ, हम लोग हिंदी भी समझ जाते हैं, चिंता मत करिए, बताएंगे कोहली साहब। देखिए लक्ष्मण, मैं सोचा था, देखिए सपनों का घर बोलते हैं ना, कैसे धीरे धीरे उन्होंने कब प्लॉट लिया 1990 में, फिर उसको बनाया ग्राउंड फ्लोर, फिर कैसे उन्होंने सिस्टमैटिक। तो इसमें रमेश जी नियम ये कहता है कि 1/4/2001 को इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाएगी। वहां से आपने जो जो उस टाइम वैल्यू आएगी उसको आप इंडेक्सेशन करते हुए आएंगे। जो आपने 2010 में फर्स्ट फ्लोर बनाया उस फर्स्ट फ्लोर की वैल्यू जुड़ेगी, फिर उसके ऊपर आगे इंडेक्सेशन होगी। फिर आपने 2011 में बनाया सेकंड फ्लोर, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, उस पर उसके आगे की इंडेक्सेशन होगी। आज तक ये इंडेक्सेशन की ऑप्शन है अगर आप इस पे 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना चाहते हैं बेचने पर। और अब आपको पता होगा जो नए प्रावधान ये कहते हैं कि अगर आप इंडेक्सेशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा जो आपकी कॉस्ट आई है सारी कॉस्ट जोड़ लीजिए, जो आपकी सेल प्राइस है उसमें से घटा दीजिए, जो भी कैपिटल गेन आता है उस पर 12.5% आप सीधा सीधा टैक्स इस पर दे सकते हैं। तो ये आपके लिए नोट करने वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी कि दो आपके पास ऑप्शंस अब इसमें निकल कर आते हैं। चलिए, तो अब कोई कंफ्यूजन यहाँ पे है नहीं। घनश्याम सिंघल साहब भी हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं, हरियाणा में है हिसार। घनश्याम जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नमस्कार, बताएं। सर मैं पूछ रहा था, मेरी रेंटल इनकम से रिलेटेड जीएसटी की कोई क्वेरी है। मेरे को करंट ईयर में मेरी जो रेंटल इनकम है वो बिलो 20 लाख है, और नेक्स्ट ईयर में फ्रॉम फरवरी 2026 मेरी रेंटल इनकम जो है 20 लाख क्रॉस कर जाएगी। तो मैं पूछ रहा था, मेरे को जीएसटी जो है वो 1 अप्रैल 25 से चार्ज करना होगा या फरवरी 2026 से चार्ज करना होगा? घनश्याम जी, सेक्शन 22 है सीजीएसटी एक्ट का, जो सेंट्रल जीएसटी एक्ट है, वो ये कहता है कि जब जिस समय आपकी जो थ्रेशहोल्ड लिमिट पार होती है उसके 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होता है। तो आपने जो मुझे तारीखें बताई हैं उससे लग रहा है कि 26 में जब आपकी 20 लाख क्रॉस होगी उसके 30 दिन के अंदर आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन 22 सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत। कोई कंफ्यूजन तो नहीं घनश्याम जी? चार्ज नहीं करना जीएसटी? नहीं, अभी नहीं। जब तक 20 लाख क्रॉस नहीं होती है तब तक आप आराम से बैठिए। जब 20 लाख क्रॉस होगी 30 दिन के अंदर जरूर ले लीजिएगा, तब नहीं लेंगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सिंघल साहब ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं? घनश्याम जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ जी सर, हाँ जी, क्वेरी फॉलो। चलिए, आपने कई सारे लोगों को अच्छे अच्छे टिप्स दे दिए, खुशखबरी, लेकिन मैं आपका जान छोड़ूंगा नहीं। मैं एक और अच्छी खबर लूंगा। तो अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं इनसे एक अच्छी खबर लूंगा जो न्यू टैक्स पेयर्स के लिए होगा। न्यू टैक्स पेयर्स नहीं, न्यू टैक्स रिजीम के जो टैक्स पेयर्स उनके लिए होगा, जो ये मान कर छोड़ देते हैं कि नई टैक्स रिजीम में तो कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं, लेकिन इनसे मैं किसी न किसी तरह से निकलवाऊंगा कि आखिर डिडक्शन मिल सकता है कि नहीं, और मिलेगा तो कहाँ कहाँ मिलेगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल ने उससे पहले एक जो मैंने वादा किया था दर्शकों से कि न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए कुछ अब बड़ी राहत वाली खबर बताने वाले हैं। जी हाँ लक्ष्मण, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में ऐसी थोड़ी बात फैलाई जा रही है कि इसमें तो अब कुछ डिडक्शन नहीं मिलती है, तो भाई सीधा सीधा टैक्स है, अब तो बस इसमें तो बस लुट गए हम, तो सीधा टैक्स दीजिए, जो स्लैब्स है सूखा सूखा है, सूखा सा है। पहले तो बड़ा कुछ होता था, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। 6 ऐसी डिडक्शंस बताऊंगा जो कि आप न्यू रिजीम में भी ले सकते हो, और ये सभी प्रकार के टैक्स पेयर्स के लिए लक्ष्मण, खाली सैलरी वालों के लिए नहीं है, सभी के लिए। सबसे पहले अगर आप लें तो एनपीएस, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। मुझे लगता है 80CCD 2 में 14% तक अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बहुत बड़ी डिडक्शन है ये। बेसिक, आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 14% एनपीएस में कंट्रीब्यूट करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, पहली। दूसरी, उसके बाद आप लेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी जब आपकी होती है, यानी कि आपने जब किराए पे मकान दिया हुआ है, तो किराए पे मकान देके आप उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है लोन की,
पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। लोग सोच रहे हैं सेक्शन 24 के अंतर्गत लक्ष्मण जो 2 लाख सेल्फ ऑक्यूपाइड पे मिलती थी वो तो अब खत्म हो गई, तो भाई हाउसिंग लोन तो बेकार हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आपका किराए का मकान है तो आप उसमें सारा का सारा इंटरेस्ट उसमें से क्लेम कर सकते हैं। और फैमिली पेंशन लक्ष्मण जिनकी आती है उसमें 25,000 की डिडक्शन अभी भी बरकरार है। और एक और बहुत जरूरी बात, जिन लोगों को अपने एम्प्लॉयर से ऐसा अलाउंस मिलता है जो आपको कंपनी पे खर्च करने के लिए मिलता है और भी कुछ कंपनी पे कंपनी की तरफ से खर्च करने के लिए मिलता है, वो डिडक्शन आज भी अलाउड है, वो डिडक्शन मना नहीं हुई है। इसके अलावा अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर पैसा जा रहा है वो पैसा भी न्यू रिजीम में अलाउड है। और हम आखिरी जो छठी में बताना चाहूंगा वो है कि अगर आपको 50,000 रुपए तक गिफ्ट मिलता है किसी भी व्यक्ति से, सबको मिला के, एक हर व्यक्ति से 50 नहीं, पूरे साल में आप 50,000 का गिफ्ट लीजिए, भले ही आपके कोई दूर के रिश्तेदार हो, दोस्त हो, वो भी एग्जेम्प्ट है। ये 6 चीजें आपको न्यू रजीम में है या ओल्ड रजीम में आपको बाकायदा मिलेगी। अब लक्ष्मण ओल्ड रजीम वाले, मैं प्रैक्टिकली बजट के बाद गिनती कर रहा था, उनकी गिनती बहुत कम हो गई है। तो ये बहुत काम की चीज़ है 6 जो लोगों को लेनी चाहिए। बिल्कुल, एनपीएस और गिफ्ट वाले फ्रेंड को ढूंढते रहिए, तो ये बड़े काम की चीज़ें हैं आपके लिए। तो न्यू टैक्स रिजीम उतना भी बुरा नहीं है जितना कि माहौल फैलाया जा रहा है, उतना भी रूखा सूखा नहीं। वहाँ भी कई सारे कलर हैं, वो कलर हैं क्या बता दिया कोहली साहब ने। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, टैक्स रूल आपके लिए है ही। और विप्लव अवस्थी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवस्थी साहब नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये था कि आई एम अ सैलरीड पर्सन एंड आई हैव साइमल्टेनियसली आई हैव फॉर्म्ड एन एचयूएफ, ओके, एंड आई डू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट. So if I generate any capital gain or short term gain from that particular under the HUF PAN card, तो क्या मैं इसको अपने बिजनेस इनकम में दिखा सकता हूँ इस इन्वेस्टमेंट को, यहाँ से जो इनकम मेरा होता है, और इसमें क्या बेनिफिट मैं ले सकता हूँ? देखिए विप्लव जी, जो HUF होती है लक्ष्मण, किसी दिन मैं सोच रहा हूँ HUF पे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। अब फिलहाल विप्लव जी के जो सवाल से संबंधित है वो बता देता हूँ। विप्लव जी, HUF में अगर आप पैसा देते हैं यानी कि अपनी इनकम, अपनी इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर करते हैं, तो वो गिफ्ट मानी जाती है। गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट हो गया, पर उससे आने वाली जो इनकम है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जो भी उसमें से इनकम आएगी वो क्लबिंग प्रोविजंस के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि सेक्शन 64 में इन्होंने HUF को पैसा दे दिया, वहां से रिटर्न आना लग गया, वो रिटर्न इनकी इनकम में जाके क्लब हो जाएगा। तो इसलिए कुल मिला के कोई खास इसमें टैक्स प्लानिंग होती नहीं है। ठीक है, HUF आपकी फॉर्म हो गई। HUF का ज़्यादातर इस्तेमाल जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या इनकम बिजनेसेस होते हैं उसके लिए किया जाता है। तो मैं तो लोगों को मजाक में कहता हूँ कि HUF की प्लानिंग आपके शायद नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छी रहेगी, आप HUF बना के रखिए। तो एक लंबी चलने वाली चीज़ है, इसमें आपको कोई खास इसमें फ़ायदा नहीं होगा। जो टैक्सेबिलिटी आपके शेयर इन्वेस्टमेंट पे होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वैसी रहेगी, वापस आप ही के यहाँ आके क्लब हो जाएगी। HUF की अलग से वो इनकम नहीं मानी जाएगी। विप्लव जी क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। चलिए, इस बीच अहमदाबाद चलते हैं कोहली साहब, वहाँ प्रदीप बच्चानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपके मन में? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और इससे मेरा नॉलेज काफ़ी बढ़ रहा है। तो धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए आपको कि आप मेरे प्रोग्राम को देखते हैं लंबे समय से। मेरे 2 क्वेश्चन है। जी, पहला क्वेश्चन है ये है कि अगर न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए, तो मेरे जैसे सैलरी स्लिप आता है उसमें एक कन्वेंस अलाउंस मिलता है मुझे हर मंथ 1600 रुपीज़ जी। तो मैं वो न्यू टैक्स रिजिम में उसका क्लेम ले सकता हूँ? प्रदीप जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, जो हमने इंट्रो की बात करी थी, उसकी हमने जिक्र किया था, उसमें मैंने हल्का सा इस पर जिक्र किया था, पर आपके सवाल का मैं स्पेसिफिक जवाब दे देता हूं। जो कन्वेंस अलाउंस प्रदीप जी फिक्स्ड मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, और उसका कंपनी कंपनी के लिए खर्च करने से कोई ताल्लुक नहीं है, वो फिर ओल्ड रजीम में ही आप उसको फायदा मिलेगा, न्यू रजीम में उस अलाउंस पे फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर प्रदीप जी ये अलाउंस आपको कंपनी के लिए खर्च करने के लिए मिल रहा है, यानी कि कंपनी के काम से आप कहीं जा रहे हैं, कंपनी के काम से आप कहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए मिल रहा है, फ्री एग्जेम्प्ट है। और नॉर्मली फिक्स्ड अलाउंस लक्ष्मण, जो फिक्स्ड अलाउंस है वो इस प्रकार का नहीं होता, क्योंकि कंपनी का खर्चा फिक्स तो होता नहीं, कभी आपको दूर भेज रहे, कभी पास भेज रहे, कभी भेज रहे, कभी नहीं भेज रहे। तो फिक्स्ड अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा, जनरली ऐसा माना जा रहा है। पर अगर आपको ये कंपनी के खर्च के लिए, मैं दोहरा रहा हूं, मिलेगा तो फिर आपको टैक्सेबल नहीं होगा। पर आपकी बात सुन के लग रहा है
कि ये फिक्स अलाउंस है, तो ये न्यू रजीम में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ये कैसे तय करेंगे कि ये कंपनी के खर्चे के लिए मिल रहा है? नहीं, वो तो कंपनी वाले बता देते हैं ना कि भाई ये आपको हम रिइंबर्समेंट दे रहे हैं या आपको ये इरिस्पेक्टिव दे रहे हैं, हम आपको अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जाइए उसके लिए दे रहे हैं। ये तो आपके जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें लिखा होता है। मोटी भाषा में वो अलाउंस आपके सीटीसी का पार्ट है तब टैक्स लगेगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। हाँ, सीटीसी का पार्ट नहीं है तो नहीं लगेगा, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ये मोटी भाषा में जो हम लोग जो समझते हैं वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। प्रदीप जी ठीक है, कुछ और पूछो इनसे। एक सवाल है हाँ जी, दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में जाता हूँ, जी, मेरे बच्चे का जो यानी ट्यूशन फी जो स्कूल की फी रहती है, जी, तो वो मैं क्लेम कर सकता हूँ ओल्ड टैक्स रेजिम में, और कर सकता हूँ तो कितने तक, उसकी कुछ लिमिट है? जी हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 80C बड़ा मशहूर सेक्शन, 1.5 लाख तक की लिमिट, मेरे ख्याल हर किसी टैक्स पेयर को इसका पता है। उसमें 2 बच्चों तक की ट्यूशन फी आप ले सकते हैं। वो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन की फीस हो सकती है। ध्यान रखिए, ट्यूशन फी होनी चाहिए, कोई डोनेशन या ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप दे रहे हैं वो नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी 1.5 लाख रुपए तक सेक्शन 80C में ओल्ड रजीम में। प्रदीप जी, पर मैं प्रदीप जी को लक्ष्मण अपनी तरफ से एक सलाह देना चाहता हूं कि ओल्ड रजीम न्यू रजीम चूज करते टाइम एक दफे और अब नए बजट प्रावधानों से चेक कर लें, क्योंकि मेरा आपके लिए कौन सा है कि फायदा ज्यादातर लोगों को अब न्यू रजीम भा रही है। एक दफा अब क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना, प्रदीप जी का लगाव दिख रहा है मुझे ओल्ड रजीम की तरफ, हो सकता है फायदा भी हो रहा है। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कोहली साहब ने कि आप एक बार चेक कर लीजिए बजट में जो कई सारी घोषणाएं की गई हैं उसके बाद भी आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ज़्यादा फायदेमंद है या फिर न्यू फायदेमंद है। और न्यू टैक्स रिजिम में चुनना चाहेंगे तो इस गलतफहमी को दूर कर लीजिएगा कि इसके तहत कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। शो में कुछ ही देर पहले कोहली साहब ने बताया है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं पीछे करके, तो 6 डिडक्शन ऐसे हैं जो आप उसका फायदा उठा भी सकते हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम अब थोड़े बहुत आकर्षक होने लगी है, तो इसका ही ध्यान रखिएगा। इस भी चलते हैं पीयूष जैन के पास जो कि नोएडा से जुड़ चुका है हमारे साथ फोन लाइन पर। पीयूष जी नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब, बताएं। मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले 25-30 साल से कुछ ऐसे शेयर प्राइमरी मार्केट से खरीदे हुए हैं जो कि आज वैल्यू 0 है। 0 हो गए? अरे कि उनका कैपिटल गेन या मतलब लॉसेस कैसे हम उसको वो कर सकते हैं, मतलब बेनिफिट ले सकते हैं उसका लॉस का? जी, पहले तो पीयूष जी हमें बहुत खेद है आपका जो नुकसान हुआ है। इसका लक्ष्मण आसान तरीका ये होता है कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर को उसको ट्रांसफर कर दें, और क्योंकि उनकी वैल्यू 0 हो सकती है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप लॉस जब बुक कर सकते हैं जब वो ट्रांसफर होता है। वैसे तो हमने पहले ये भी बताया है लक्ष्मण कि अगर बहुत पुराना हो गया है, ट्रेड नहीं हो रहा, कंपनी का कोई नाम निशान भी नहीं है, तो आप उसको रीजनेबल पीरियड में कर सकते हैं। पर आसान तरीका है, किसी फैमिली मेंबर के नाम हमने ट्रांसफर किया, आप उसको लॉस बुक करिए, उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, और उसके बाद आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पीयूष जी क्लेम कर सकते हैं। क्लेम ही नहीं कर सकते, सेट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ ही नहीं कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं 8 साल तक। 8 साल तक अगर वो आपका बच रहा है उस साल के कैपिटल गेन से सेट ऑफ करने के बाद। चलिए, बहुत सारे तरीके बता दिए गए पीयूष जी, मैं उम्मीद करता हूँ इस पर नुकसान कम से कम आपको होगा, और सेट ऑफ कर सकते हैं तो हो सकता है नुकसान कुछ भी ना हो। हाँ जी, ये भी हो सकता है। तो चलिए, फिलहाल टैक्स गुरु में इतना ही। कोहली साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, जीएसटी जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए, और tax@moneycontrol.com पे जब सवाल भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।